हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 का एनिमल टिश्यू। इससे पहले का हमारा ये बाकी पोर्शन हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से आगे एनिमल टिश्यू। और ये चैप्टर 6 चल रहा है, 9th क्लास का चैप्टर 6। और उसमें टॉपिक चलेगा आज एनिमल टिश्यू। ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा। इसका हम ओवर डायग्राम देख रहे हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं इस एनिमल टिश्यूज का। तो एनिमल टिश्यू दो प्रकार का होता है। एनिमल टिश्यू यहाँ से 1 2 3 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस सिस्टम। एनिमल टिश्यू कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। अब इस एपिथेलियम को आगे चल के और 5 भागों में बांटा गया है। यहाँ से स्क्वैमस, क्यूबोइडल, कॉलुमनर, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर। इस एपिथेलियल टिश्यू के और ये 5 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक। और फिर देखो यहाँ से ये कनेक्टिव टिश्यू, इसका ब्लड सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। कनेक्टिव टिश्यू को फिर 4 भागों में बांटा गया, 1 2 3 4। एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल, फ्लूइड। स्केलेटल को फिर 4 भागों में बांटा गया, टेंडन, लिगामेंट, बोन, कार्टिलेज। फ्लूइड जो है इसको फिर 2 भागों में बांटा गया, ब्लड और लिम्फ। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड में 2 प्रकार के सबस्टेंस रहते हैं, जिसका नाम ब्लड एंड लिम्फ। अब ये जो हमने ओवरव्यू डायग्राम देखा, ये चीजें हमें एनिमल टिश्यूज के अंदर पढ़नी है। अब इसको 1 by 1 हम रीड करेंगे और साथ साथ समझते चलेंगे, लिखते चलेंगे। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। बोलने पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। अगर आपको यहाँ साफ नहीं दिख रहा हो तो मेरे बोलने पर भी आप लोग ध्यान देंगे, ताकि आपको कोई भी अगर वर्ड मिस्टेक दिख रहा हो, लग रहा हो, तो वो बोलने पर भी क्लियर हो जाएगा। तो सेल्स ऑफ एपिथेलियम आर सेट वेरी क्लोज टू ईच अदर, टाइटली पैक्ड, and the tissue rests on a non-cellular basement membrane. Non-cellular basement membrane. तो ये आपको दिखा, सेल्स ऑफ एपिथेलियम आर सेट वेरी क्लोज टू ईच अदर, टाइटली पैक्ड। यानी कि जो एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं वो एक दूसरे के इतने टाइटली होती हैं, टाइट पैक्ट होती हैं, जिससे एंड द टिश्यू रेस्ट, जो टिश्यू होते हैं वो, और ऑन नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड टिश्यू जो होते हैं वो एक तरह से रेस्ट अवस्था में आ जाते हैं, जिससे वो टाइटली पैक्ड दिखते हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन का कार्य करते हैं। क्लियर? पहला पॉइंट खत्म। सेकंड, कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। यानी कि जो एपिथेलियम टिश्यू है वो सिंगल लेयर का बना होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना होता है। क्लियर? नंबर थर्ड, इट कवर्स ऑल द ऑर्गन्स। यानी कि जो एपिथेलियम टिश्यू है, इससे हमारी बॉडी के लगभग सभी ऑर्गन्स कवर्ड होते हैं, यानी कि मिल करके बने होते हैं। एंड लाइन एंड द कैविटीज, और एक कैविटीज की तरह लाइन बनाते हैं। मतलब कैविटी को कहते हैं गुहा, और गुहा कैसी होती है? खाली, ऑफ हॉलो ऑर्गन्स। यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर ऐसी खोखले अंग हैं, खोखले खाली ऑर्गन्स, लाइक स्टमक का डायग्राम आपने देखा होगा, इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से। तो ये जो है एक कैविटी बन गई, कैविटी, लाइन्स ऑफ कैविटी इसको कहेंगे, जो कि ये अंदर से क्या है? खोखला है, खाली है। तो ये क्या हमारा स्टमक, लाइक स्टमक। क्लियर?
इट इज प्राइमरली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, और ये मुख्यतः है प्रोटेक्टिव यानी संरक्षण का कार्य करता है, सुरक्षा का कार्य करता है आपका एपिथेलियम टिश्यू। यानी कि अब समझते स्टमक है, इसकी अंदर की जो लेयर बनी है इसमें बहुत सारी लेयर होती हैं अंदर, और ये जो लेयर बनी होती है ये एपिथेलियम टिश्यूज की बनी होती है। बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, अभी आपको आगे चल के बताएंगे कि एपिथेलियम टिश्यू से कौन कौन से हमारे बॉडी के ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, एपिथेलियम के प्रकार देखो। अब हमने जो ओवरव्यू डायग्राम देखा था उसके यहाँ पर सारे हैं। सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबोइडल, सिंपल कॉलुमनर, और ये है ट्रांजिशनल, स्ट्रेटिफाई स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाई क्यूबोइडल, और ये स्यूडो स्ट्रेटिफाई कॉलुमनर। ये सारे डायग्राम हैं, आप इनको बना लेंगे, सिंपल से डायग्राम है। अब देखेंगे हम पहला पार्ट आपका है स्क्वेमस एपिथेलियम, है ना। एपिथेलियम टिश्यू आर क्लासिफाइड एज, एपिथेलियम टिश्यूज को क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 स्क्वेमस एपिथेलियम। अब इसके भी पार्ट होते हैं, तो नंबर 1 ये हो गया स्क्वेमस एपिथेलियम, आल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, पेवमेंट का मतलब होता है सड़क की तरह। लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको याद रहेगा, सड़क की तरह। जैसे सड़क होती है, सड़क को बनाते हैं हम, ऐसे सड़क कैसे होती है, कठोर होती है ना। ऐसे ही स्क्वेमस होता है। जैसे आपकी सड़क तो आप सबने देखी ही है, उसकी तरह आपका एपिथेलियम होता है। सेल अरेंज्ड इंड टू इंड लाइक टाइल्स ऑन ए फ्लोर। जो सेल्स होती हैं वो इंड टू एंड टाइल्स और फ्लोर पर, जो फ्लोर पर टाइल्स बिछी होती हैं एक दूसरे सट करके, ऐसे ही एपिथेलियम टिश्यू बनते हैं। देखो ये वाला डायग्राम देख रहे हो ना, ये टाइल्स की तरह नजर आ रहा है, ये इस तरीके से बनते हैं। आल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम, ये हो गया। इसको हम सड़क की तरह जो होती हैं, सड़क की तरह दिखाई देने वाली होती हैं, उस तरह की होती हैं। सेल्स अरेंज्ड इन टू इंड लाइक टाइल्स ऑन ए फ्लोर। जो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू होता है वो कैसे होती है, लाइक टाइल्स ऑन ए फ्लोर। जो फ्लोर पर टाइल्स बिछी होती है एक के बाद एक, इन टू इंड, उस तरह की होती हैं। सेल्स आर पोलीगोनल इन सरफेस व्यू। सेल्स कैसी होती हैं स्क्वेमस एपिथेलियम की, पोलीगोनल यानी कि बहुभुज। पोलीगोनल तो आप जानते ही हैं, बहुभुज कहते हैं जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं। सरफेस व्यू ऐसा दिखता है, वो कैसा दिखता है, ये पोलीगोनल सरफेस ऑफ व्यू। इट फॉर्म्स द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ कैविटीज, है ना, लास्ट पॉइंट है इसका ये। और ये किस, इट फॉर्म्स, ये बनाता है डेलिकेट लाइनिंग ऑफ कैविटीज। जो कैविटी मैंने अभी बताई है, ये वाली कैविटी जो बताई है, इसकी लाइनिंग को ये डेलिकेट करता है। और इसके एग्जाम्पल देख लो, यहाँ से ये एग्जाम्पल हैं किस किस से कौन कौन से ऑर्गन स्क्वेमस एपिथेलियम एंड एपिथेलियम टिश्यू से बने होते हैं। माउथ का जो अंदर वाली लेयर होती है वो ईसोफेगस, ग्रास नली कहते हैं इसको। फूड पाइप कहते हैं इसको, फूड पाइप, ग्रास नली, जो फूड को ले जाने का कार्य करती है और स्टमक पे जाके छोड़ती है। नोज के अंदर का भाग, पेरिकार्डियम, ये आपके हार्ट की अंदर वाली वाल, वो पेरिकार्डियम कहते हैं। एल्वोलाई, जहाँ पर आपकी सांसें, यानी कि जहाँ पर हमारा CO2 और O2 जा करके एक्सचेंज होता है, वो एल्वोलाई होता है। यानी कि एल्वोलाई भी लंग्स के अंदर एल्वोलाई होती हैं। एल्वोलाई वो पार्ट भी किससे बना होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। और मोटा मोटा आंसर पूछेगा, आपको एग्जांपल दे देगा, एल्वोलाई आर मेड इन, तो एपिथेलियम टिश्यू इस तरह से दे देगा, प्लांट टिश्यू। तो मोटा मोटा फिर आपको ऊपर से ये एपिथेलियम टिश्यू करना है। और अंदर से पूछ ले कि एपिथेलियम टिश्यू के किस भाग में पाई जाती हैं,
तो फिर आ जाएगा स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। क्लियर? एंड स्किन, ये भी ना, ब्लड वेसल्स एंड कवरिंग ऑफ द टंग एंड स्किन्स, यानी कि ब्लड वेसल्स होती हैं वो हमारे टंग यानी जीभ के चारों ओर ब्लड वेसल्स कवर करके रखती हैं, यानी कि हमारी जो टंग है इसमें ब्लड वेसल्स का एक जखीरा होता है, ग्रुप होता है जो पूरी टंग में फैली होती है, वो कह रहे हैं। एंड स्किन, स्किन को तो आप जानते हैं, स्किन के अराउंड भी सारी कवरिंग होती है ब्लड वेसल्स की। तो ये पहला पेज हमारे यहाँ से फिनिश हुआ। अभी एक पॉइंट और बच रहा है इसमें, स्क्वामस एपिथेलियम में, इसको भी देख लेते हैं, ये वाला। एपिथेलियम सेल्स आर अरेंज इन मैनी लेयर्स। एपिथेलियम सेल्स जो होती हैं वो बहुत सारी लेयर में अरेंज होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम बोलते हैं, स्ट्रेटम, है ना। बहुत सारी लेयर को जो एक तरह, बहुत सारी लेयर मिल करके एक लेयर बनाते हैं, उसको स्ट्रेटम कहते हैं। टू प्रिवेंट, और ये सुरक्षा करती हैं, वियर एंड टीयर इन स्किन, ये स्किन की क्या करती हैं, सुरक्षा करती हैं। दिस पैटर्न इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, और ये जो पैटर्न है ये स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का एक भाग है, यानी कि एपिथेलियम की तरह का ये कार्य करता है, पैटर्न है इसका, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का यह पैटर्न है, पैटर्न के आधार पर कार्य करती है। नंबर बी आ गया, क्यूबोइडल एपिथेलियम, दिख रहा होगा आप लोगों को, हाँ, क्यूबोइडियल एपिथेलियम। अब इसे देख लेते हैं। दे आर क्यूब लाइक सेल्स, क्यूब आप जानते ही हैं, क्यूब लाइक सेल्स है ये, इस तरीके से क्यूब लाइक सेल्स दैट फिट क्लोजली, और ये एकदम क्लोज रहता है, फिट तरीके से क्लोज रहता है। सेल्स लुक लाइक स्क्वायर इन सेक्शन, स्क्वायर शेप में होता है, बट फ्री सरफेस एपियर्स हेक्सागोनल, लेकिन इसका जो बाहर का ऊपर से दिखते हैं तो ये हमें कैसा दिखता है, हेक्सागोनल की तरह दिखता है, जिसकी 6 भुजाएं ऊपर से दिखाई देती हैं। क्लियर? दूसरा, इट इज फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स, और ये कहाँ पाया जाता है, किडनी की ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है, थायराइड की वेसिकल्स में पाया जाता है, एंड ग्लैंड, और ये थायराइड ग्लैंड्स में पाया जाता है, सैलिवरी ग्लैंड में पाया जाता है, स्वीट ग्लैंड में पाया जाता है। स्वीट ग्लैंड मतलब पसीना का जो सिक्रेशन होता है तो स्वीट ग्लैंड कहते हैं उसको। और सलाइवरी ग्लैंड लार ग्रंथियाँ, थायराइड ग्लैंड जो थायराइड वेसल्स या थायराइड ग्लैंड होती हैं वहाँ पर ये पाई जाती हैं। इसके तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं क्यूबोइडल एपिथेलियम के। किडनी की ट्यूब्यूल्स में पाया जाएगा, थायराइड वेसिकल्स एंड थायराइड ग्लैंड में पाया जाएगा, और थायराइड ग्लैंड में 2 भाग होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड एंड स्वीट ग्लैंड। बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं इसके ये, है ना, आप इनको याद करके रखेंगे। इट फॉर्म्स जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनेड्स, टेस्टिस एंड ओवेरीज। 1 मिनट रुकेंगे जरा। इट फॉर्म्स जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनेड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे याद रखेंगे। यानी कि ये जो क्यूबोइडल एपिथेलियम है ये क्या बनाएगा, ये गोनेड्स बनाते हैं, और गोनेड्स 2 ही प्रकार के होते हैं, एक मेल का होता है टेस्टिस और फीमेल का होता है ओवेरीज, और इनकी जो वॉल होती हैं उनको ये बनाता है, और इनको हम क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनेड्स। और गोनेड्स 2 ही प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक मेल का होता है टेस्टिस और फीमेल का होता है ओवेरीज, यानी कि ओवरी। क्लियर? नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स इन एब्जॉर्प्शन, ये अवशोषण की दर को बढ़ाने में इन्वॉल्व होते हैं। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन कहते हैं इसको, जो वेस्ट मटेरियल का बाहर निकालने के लिए कार्य करता है, एक्सक्रीशन उसमें बनाते हैं। एंड सीक्रेशन, और जो हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, एनीबॉडी किसी का भी सीक्रेशन हो बॉडी के अंदर
सिक्रेशन का कार्य करता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, और ये क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है क्यूबोइडल एपिथीलियम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब इसमें वो सारे ऑर्गन्स आ रहे हैं जो हमारी बॉडी हमारी लाइफ टाइम के लिए चाहिए हमें। देखो थायराइड भी है, किडनी भी है, सलाइवरी ग्लैंड भी है, स्वीट ग्लैंड भी है, और देखो एब्जॉर्प्शन है, किस किस में इन्वॉल्व है, इट इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, सीक्रेशन। इट आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, और ये मैकेनिकल सपोर्ट में भी क्या करता है, हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है। बहुत अच्छा है, इसको बहुत याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार बार यहाँ से पूछे जाते हैं। नंबर सी, कोलुमनर एपिथीलियम। कोलुमनर एपिथीलियम, ठीक है। इसके तो तीन पॉइंट है, 1 2 3। इसका देखो, कोलुमनर मीन्स पिलर लाइक एपिथीलियम। जैसे हम घर बनाते हैं उसमें पिलर बनाते हैं, उस तरीके से ये कोलुमनर। कॉलम का मतलब ही क्या होता है, कॉलम निकालते हैं ना कॉर्नर पे, वही है। एक तरह से हमारी बॉडी में भी यही काम करता है। कोलुमनर मीन्स होता है पिलर लाइक एपिथीलियम, यानी पिलर की तरह कार्य करता है। इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ स्टमक, और ये स्टमक की लाइनिंग को बनाता है, हॉलो कैविटी बनाता है, हॉलो कैविटी, उसे ही कहते हैं लाइनिंग। क्लियर। सेकंड पॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलन फॉर्मिंग म्यूकस मेम्ब्रेन्स। कि हमारी जो छोटी आंत होती है, और छोटी आंत में कोलन भाग होता है, यानी हमारी जो छोटी आंत होती है इसके 3 भाग होते हैं। उसका ये बीच वाला पार्ट है कोलन, उसकी फॉर्मिंग करता है, और वहाँ से म्यूकस मेम्ब्रेन का निर्माण करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का निर्माण करता है। क्लियर, ओके। बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई, बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई is present at the free surface end to each cell which increase absorption efficiency in small intestine। देखो ये पॉइंट भी इसका इम्पोर्टेंट आया है, आपको समझने पर थोड़ा ध्यान देंगे। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत जो होती है, उसमें होते हैं बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई। इस तरीके से आप समझेंगे, ये आपकी एक तरह से छोटी आंत हो गई, और इस छोटी आंत को हम बनाएं ऐसा थोड़ा सा, तो यहाँ पर इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इनको हम कह सकते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। और जो विलाई होती हैं ये इस तरीके से ऐसे बॉडी में ऐसे करके बॉडी में हिलती रहती हैं, और जैसे इसमें कोई फूड पार्टिकल्स जाता है तो ये अपने एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देता है, और जिससे ये जो हमारे फूड के अंदर जो मिनरल्स हैं, जैसे लाइक फैट है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स हैं, सबको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है, और जिससे और ये जो मिनरल्स हैं आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, उसकी बात कर रहा है। तो बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई प्रेजेंट एट द फ्री सरफेस यानी कि फ्री सरफेस हो जाता है। जब ये बढ़ जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तो फ्री हो जाता है, और फ्री होते ही और एब्जॉर्प्शन का कार्य शुरू हो जाता है। एंड ऑफ ईच सेल विच इंक्रीज, और ईच सेल प्रत्येक सेल इसकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज होते ही एब्जॉर्प्शन का कार्य बढ़ जाता है। क्लियर, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। नंबर डी है, नंबर 4 है सिलिएटेड एपिथीलियम। सिलिएटेड एपिथीलियम सेल्स में बी क्यूबाइकल और कोलुमनर, मतलब उनकी तरह कार्य करता है। कोलुमनर क्यूबॉइडल है ये, या क्यूबिकल लिख दिया है, क्यूबिकल लिख दिया है, लेकिन क्यूबॉइडल है, उसी की तरह ये कार्य करती हैं, कोलुमनर की तरह और क्यूबॉइडल की तरह। ऑन इट्स फ्री सरफेस आर प्रेजेंट प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ सेल कॉल्ड सीलिया। यानी कि अब समझने थोड़ा सा समझेंगे इसको। सिलिएटेड एपिथीलियम का जो इसका जो ऑन इट्स फ्री सरफेस
आर प्रेजेंट प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ कॉल्ड सीलिया, यानी कि जो प्रोटोप्लाज्मिक होता है इसकी आउटग्रोथ में, इसके बाहर वाली सरफेस पर सीलिया निकल जाते हैं। ऐसे ही सीलिया होते हैं इस तरीके से, और ये सीलिया कहे जाते हैं, और ये सीलिया आउटग्रोथ को बढ़ा देते हैं और इनको सीलिया कहते हैं, है ना, कॉल्ड सीलिया। और ये प्रोटोप्लाज्मिक, जैसे सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, दोनों मिलकर के प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, और इस प्रोटोप्लाज्म के बाहर फिर आउटग्रोथ हो जाती है। इस तरीके से आउटग्रोथ को क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। ठीक है। इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ ओवा, और ये सीलिया किस पर काम करेंगे, ओवा इन द फैलोपियन ट्यूब, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, ओवा मतलब एग को फैलोपियन ट्यूब में हेल्प करता है। मतलब फैलोपियन ट्यूब में जब एग का सिक्रेशन होता है तो फैलोपियन ट्यूब से हो करके, और ये कहाँ जाता है, स्पर्म से क्या करता है, स्पर्म से फ्यूज होता है और ये जाइगोट बनाता है, उसमें हेल्प करता है। इट्स हेल्प इन मूवमेंट ऑफ ओवा इन द फैलोपियन ट्यूब, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में ओवा का यानी कि एग का इसके मूवमेंट को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। जब इसमें मूवमेंट नहीं होगा, जब आगे चलेगा नहीं, ओवा आगे फिसलेगा नहीं, तो फिर जाइगोट कहाँ बनेगा, ये स्पर्म से आकर के कहाँ फ्यूज होगा, नहीं होगा ना। उसी का कार्य करता है ये सिलिएटेड एपिथेलियम। यानी कि इस तरह के जो स्ट्रक्चर होंगे वो किसी ना किसी में इस तरीके से हेल्प करते रहेंगे। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा, इसके अंदर भी मूलीनुमा प्रवर्ध होते हैं, जिसको विलाई कहते हैं। ये विलाई फूड को एब्जॉर्प्शन की तरफ ढकेलते हैं। और यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में भी एक तरह से सीलिएटेड होते हैं, सीलिया होते हैं, और ये सीलिया भी क्या करते हैं, एग को आगे धकेलने का कार्य करते हैं, जिससे स्पर्म से ये फ्यूज होकर के आराम से जाइगोट बना सके, फैलोपियन ट्यूब अपना कार्य कर सके। जो भी है, जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये फिक्स जो बोला एकदम बिल्कुल करेक्ट बोला है साइंस में। आगे है कनेक्टिव टिश्यू। अब ये दूसरा पार्ट आ गया इसका, एनिमल टिश्यू का। अब हमारा यहाँ तक केवल एक पोर्शन खत्म हुआ है, एपिथेलियल वाला। एपिथेलियल को हम खत्म कर चुके हैं। कनेक्टिव टिश्यू, the cells of the connective tissue are widely spaced and embedded in the intercellular matrix, है ना। जो द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव, दो सेल होती हैं कनेक्टिव टिश्यू से वाइडली रूप से स्पेस को कवर करती हैं, और इसके अंदर एंड एम्बेडेड मतलब धसा होना, और ये एम्बेडेड होती है किस में, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में। यानी जो कनेक्टिव टिश्यू हैं आपके, ये धसे होते हैं वाइडली, बहुत ज़्यादातर संख्या में धसे होते हैं किस में, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में। क्लियर। देयर बेसिक फंक्शन is to provide support to different organs and keeping them in place. So इनके their basic function, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के जो बेसिक फंक्शन हैं वो टू प्रोवाइड सपोर्ट डिफरेंट ऑर्गन्स को, किसको, डिफरेंट ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रदान करना, एंड कीपिंग देम इन प्लेस, और उनकी सुरक्षा करना और उनको सुरक्षित तरीके से रखना एक ही स्थान पर। अब देखो इसके भी दो पार्ट थे, फ्लूइड और वेस्कुलर टिश्यू, और एक लिम्फ, है ना। इसके दो पार्ट थे, ब्लड और लिम्फ। तो फ्लूइड या वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं इसका। ए पार्ट देख लेते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। यहाँ पर भी आ गया ये देखो, सेलुलर कंपोनेंट और मैट्रिक्स कंपोनेंट। और इसका ये ओवरव्यू डायग्राम है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो दो भागों में बट गया, सेलुलर कंपोनेंट, मैट्रिक्स कंपोनेंट। अब ये तीन भागों में बट गया, आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। और मैट्रिक्स में क्या बटेगा, प्लाज्मा। और डब्ल्यूबीसी का देख लो दो, ये लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स।
और ये लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट भी होती है, टी लिम्फोसाइट होती है, सॉरी एल लिख दिया मैंने, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के अंदर और भी अगर देखा जाए तो ये टी लिम्फोसाइट होती है, लिम्फोसाइट, ठीक है। हाँ चलो आगे देख लेते हैं, इसमें आगे क्या होगा। ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, या इसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का ब्लड। क्यों? क्योंकि ये पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। पूरी बॉडी में जहाँ भी देखें वहीं हमारा ब्लड पूरी बॉडी में होता है। आपने देखा होगा आपका बॉडी कहीं से भी कट जाए, कुछ हो जाए, वहीं से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू का बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है ब्लड, क्योंकि पूरी होल बॉडी में प्रेजेंट रहता है। और इसको फ्लूइड मैट्रिक्स कहते हैं। फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा, यानी कि ब्लड का प्लाज्मा हैविंग वांडरिंग और फ्लोटिंग सेल्स, यानी कि इसके पास क्या होता है, वांडरिंग होती है, फ्लोटिंग सेल्स होती हैं, फ्लोटिंग सेल्स कॉल्ड कॉर्पुस्केल्स, कॉर्पुस्केल्स। ब्लड हेल्प्स, यहाँ पर ये कॉमा लगे, हाँ, वांडरिंग और फ्लोटिंग सेल्स इसके पास, प्लाज्मा के पास क्या होती हैं, ब्लड इज प्लाज्मा हैविंग वांडरिंग और फ्लोटिंग सेल्स, दो प्रकार की सेल्स होती हैं, वांडरिंग सेल और फ्लोटिंग सेल्स, कॉल्ड, और इसको क्या बोलेंगे दोनों को, कॉल्ड कॉर्पुस्केल्स, कॉर्पुसेल्स या स्केल्स। ब्लड हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन of various materials such as nutritive substances, gases, excretory product and hormones, सभी में हेल्प करता है। ये ब्लड किस किस में हेल्प करता है, देखो ट्रांसपोर्टेशन में, एक तरह से ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन की तरह कार्य करता है ब्लड। और ये क्या क्या चीज़ें ले जाता है अपने साथ, वेरियस यानी बहुत विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स, सच एज जैसे कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिटिव सबस्टेंस यानी कि क्या, प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड सॉल्ट एंड लवण, सॉल्ट एंड प्रोटीन वगैरह जो ये होते हैं सब। गैसेज, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, हार्मोन्स आदि को ले जाने में कार्य करता है ब्लड। अब इसका एक पार्ट है प्लाज्मा, और जो प्लाज्मा होता है 55% फॉर्म 55% पार्ट ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड में 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और बचा कितना, 45% बचा, और 45% में क्या होगा, आरबीसी रहेंगे, डब्ल्यूबीसी रहेंगे और प्लेटलेट्स भी रहेंगे, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये 45% में होती हैं, ठीक है। फॉर्म 55% पार्ट ऑफ ब्लड, कॉन्स्टिट्यूशन 90 से 91% वाटर, यानी कि 90 से 91% क्या होता है, वाटर होता है। 7% प्रोटीन होती है, और प्रोटीन कौन सी, एल्बुमिन, फाइब्रोनोजिन, ग्लोब्यूलिन। ये 7% की जो प्रोटीन है ये है एल्ब्यूमिन। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि, है ना, ऑल ऑफ दीज का भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्रोटीन्स आर हैव, ये तीनों दिए रहेंगे, एल्ब्यूमिन, फाइब्रोजिन, ग्लोब्यूलिन। तो ये ऑल ऑफ दीज राइट आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगर इनमें से किसी में एक दिया हुआ है तो ये आएगा, ये दिया तो ये आ जाएगा, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। 0.9% में क्या होगा, इनऑर्गेनिक साल्ट रहेंगे, साल्ट, इनऑर्गेनिक साल्ट, ठीक। नंबर बी है इसका कॉर्पुसेल्स फॉर्म 45% पार्ट ऑफ ब्लड, और कॉर्पुस्केल्स कितने कवर करता है, 45%, मैंने बता दिया ये वाला। और इस कॉर्पुस्केल्स में सभी आ जाएंगे, देखो पहला आ भी गया, आरबीसी आ गई पहले, आरबीसी एस आ गई ना, ये आ गया आरबीसीएस।
देख लो यहाँ से, दे आर आल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स, यानी कि आरबीसी का ये साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट। इसको हम एक शब्द में आरबीसी तो कहते ही कहते हैं, इसको हम एरिथ्रोसाइट भी बड़े आराम से बोल सकते हैं। हम आरबीसी ना बोल करके आपसे पूछ लीजिए एरिथ्रोसाइट आर कॉल्ड डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, तो आप लगाएंगे टिक आरबीसी, क्योंकि ये इसका ही क्या नाम है, दूसरा नाम है, एक तरह से ये समझ लो। कंटेनिंग रेड कलर्ड, और ये रेड कलर की होती हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, और इसका जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोरेशन, और ये हीमोग्लोबिन ट्रांसपोरेशन में काम करता है ऑक्सीजन। यानी कि जो आरबीसीज हैं कलर्ड कैसा होता है, रेड होता है, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है जो ट्रांसपोरेशन ऑफ ऑक्सीजन का वहन करने में हेल्प करता है। क्लियर? देखो आरबीसी का पार्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। नंबर 2 है डब्ल्यूबीसीज, इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। जैसे इसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाती हैं डब्ल्यूबीसी। ये क्या बनाती है, हमारी इम्यून सिस्टम बनाती हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज सोल्जर ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी का सोल्जर कहा जाता है, सिपाही कहा जाता है। क्योंकि हमारे सिपाही क्या करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, ये हमारी बॉडी की सुरक्षा करते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, सोल्जर ऑफ द बॉडी। प्रोवाइड इम्यूनिटी, और ये हमें क्या कहते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। दे आर इरेगुलर, ये इरेगुलर होती हैं, अमीबॉइड होती हैं, अमीबा की तरह होती हैं। फेगोसाइट्स होती हैं, फेगोसाइट का मतलब होता है भक्षण कोशिकाएं, सेल्स लग रहा है ना, ये लग रहा भक्षण कोशिकाएं, यानी कि जो भी हमारे इस डब्ल्यूबीसी के अंदर जो भी बैक्टीरिया वायरस आ जाते हैं उनको खाने वाली सेल उनको खा जाती हैं। ये तो जिसको खा जाते हैं उसको फेगोसाइट कहते हैं, फेगोसाइट सेल्स होती हैं। तो जब तो ये हमारी सुरक्षा कर पाता है, जब इसके पास फेगोसाइट सेल्स नहीं होंगी तो फिर ये कहाँ से खा पाएगा किसी को, ना तो वायरस को खा पाएगा, ना बैक्टीरिया को, ना फंगस को, ना प्रोटोजोन, किसी को भी नहीं खा पाएगा। और हमारी बॉडी क्या हो जाएगा, रोगों का घर हो जाएगा। रोगों को घर से बचाने के लिए इसमें फेगोसाइट सेल होती हैं, जो डब्ल्यूबीसी के अंदर यानी ब्लड के अंदर जितनी भी ये हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं उनको खा जाते हैं, और इस तरह से हमारी प्रोटेक्ट हो पाता है अवर बॉडी इज प्रोटेक्ट बाय इनगल्फिंग बैक्टीरिया एंड अदर ओरिजिन पार्टिकल्स। ये मैंने पहले बता दिया आप लोगों को, है ना। दे आर ऑफ 5 टाइप्स। देखो ये 5 टाइप्स की होती हैं डब्ल्यूबीसी। कितने टाइप की होती हैं, 5 साइट की होती हैं। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसिफिल्स, न्यूट्रोफाइल्स और इयोसिनोफिल्स। याद रखेंगे क्रम से। मोनोसाइट्स MLBNE, ऐसे क्या बोलेंगे, MLBNE, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स और ये न्यूट्रोफाइल्स एंड इयोसिनोफिल्स। ठीक है, ये क्रम से याद आप ऐसे कर लेंगे, MLBNE। ठीक, अब इसका सेकंड पार्ट देख लो, ब्लड प्लेटलेट्स, और इसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ये इनके जो उपनाम है, या कह सकते हैं इनके जो ये साइंटिफिक नेम है, इनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा। जैसे हमने डब्ल्यूबीसी को क्या दिया, ल्यूकोसाइट, आरबीसी को क्या दिया, एरिथ्रोसाइट, और इसको ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स है। ये याद रखेंगे। दे आर स्पिंडल शेप्ड, ये स्पिंडल की तरह होती हैं, स्पिंडल शेप की तरह होती हैं। विच आर इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड,
ये ब्लड का थक्का जमाने के लिए कार्य करती हैं। प्लेटलेट्स जो होती हैं क्या करती हैं, ब्लड का थक्का जमाती हैं। जैसे हमारी बॉडी का कोई पार्ट कट जाता है, चोट लग जाती है, खून बह रहा होता है, तो उस खून को रोकने के लिए ब्लड का क्लॉटिंग होना बहुत ज़रूरी है। और ब्लड को क्लॉटिंग करने के लिए विटामिन के ज़रूरी होती है। विटामिन के ज़रूरी बहुत आवश्यक है। और ये किस में पाई जाती है, पत्ता गोभी में पाई जाती है ना। पत्ता गोभी आप खाते हो, नहीं खाते हो, चाउमीन में तो खा लेते होंगे भाई, चाउमीन बर्गर इनमें पत्ता गोभी डाल देते हैं ना, सही करते हैं वो। ठीक है, याद रखेंगे। ब्लड प्लेटलेट्स किसका कार्य करती है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसका ये मेन रोल एक ही है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन यहाँ से आता भी है। स्केलेटल टिश्यू दूसरा पार्ट आ गया, ये स्केलेटल टिश्यू है ना। पहला पढ़ेंगे हम इसमें बोन, ये भी 4 प्रकार की हैं आगे चल के स्केलेटल टिश्यू। ये अब आ गया ये स्केलेटल टिश्यू। देखो मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ, ऑर्बल व्यू वाला। देखो हमने एपिथेलियल पढ़ लिया, कनेक्टिव टिश्यू हमारा चल रहा है, ये वाला इसको हम पढ़ चुके हैं, ये चल रहा है। तो इसने उल्टा शुरू करा है। हमने पहले फ्लूइड के बारे में पढ़ा, यानी कि ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ा। अब आ गया स्केलेटल ये वाला पार्ट, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, है ना। इस तरीके से चल रहा है ये। तो अब हम इस पर हैं और इसमें बोन्स को पढ़ रहे हैं हम, बोन्स को। ठीक है, देखो बोन्स का मतलब होता है हड्डियां। इट इज हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड कैसा था, लिक्विड टिश्यू, वो हार्ड नहीं था, सॉफ्ट था वो। इट इज हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स तो हार्ड होती है, तो ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यू हो गया। दैट फॉर्म्स सपोर्टिंग, और ये फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी का फ्रेमवर्क तैयार करती हैं सपोर्टिंग के लिए। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ये दो प्रकार की होती हैं। ये डायग्राम देख लो आप, इस तरीके से ये बोन्स यहाँ पर दिखाई गई हैं। ये येलो मैरो, और ये कॉम्पैक्ट बोन, ये स्पॉन्जी बोन। और ये किसी जॉइंट का पार्ट लिया गया यहाँ पर, जॉइंट। ठीक है, आगे देख लो इसके क्या होता है, दिख रहा होगा आप लोग। आप वीडियो को रोक करके आराम से पहले नोट्स लिख लेना, आगे फिर समझने की कोशिश करना, है ना। वीडियो को पुश करके रोक करके पहले नोट्स लिख लेना, फिर जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझना। देखो बोन्स, मैट्रिक्स ऑफ बोन्स इज वेरी हार्ड। जो मैट्रिक्स होती है बोन का जो मैट्रिक्स होता है कैसा होता है, वेरी हार्ड होता है। बिकॉज क्यों होता है हार्ड, ऑफ सॉल्ट सच एज कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से बोन्स कैसी होती है, हार्ड होती है। क्लियर, कोई भी लाइन कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आए। और कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। हाँ, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट दोनों लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये अलग है, यहाँ कॉमा लगा हुआ है। कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों से मिलकर के हमारी जो बोन्स है वो बनी होती है, जिस वजह से वो कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। और 60 से 70% ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। एंड ये प्रोटीन ओशियन, और क्या पाया जाता है, एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है ओशियन। ये प्रोटीन पाई जाती है जिससे बॉडी कह रहा हूँ, जिससे आपकी जो बोन्स हैं वो हार्ड हो जाती है। क्लियर, आगे चलते हैं। बोन सेल्स, हड्डियों की जो सेल्स होती है इनको ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। आर एम्बेडेड इन दिस हार्ड मैट्रिक्स, और ये किस में धसी होती है, हार्ड मैट्रिक्स में धसी होती है। यानी कि बोन सेल्स भी कह सकते हैं या ऑस्टियोब्लास्ट कह दो। ये किस में धसी रहती है, एम्बेडेड इन दिस हार्ड मैट्रिक्स। क्लियर, मैट्रिक्स इज डिपोजिट in the form of concentric layers of lamellae formed round a central canal. The done
cell occupy small space between the concentric layer of the matrix, है ना। मैट्रिक्स डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट होती है फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक लेयर ऑफ लेमेली। लेमेली की लेयर, कंसेंट्रिक लेयर ऑफ लेमेली में क्या होती है, डिपॉजिट होती है मैट्रिक्स फॉर्म्ड। और ये डिपॉजिट होने के बाद क्या बनाती हैं, राउंड ए सेंट्रल कैनाल, एक सेंट्रल बीच में सेंट्रल कैनाल बनाती हैं। द डन सेल्स ऑक्यूपाई स्मॉल, और ये ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेस बिटवीन द कंसेंट्रिक लेयर ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर। ये हो गया कार्टिएज, टेंडन, लिगामेंट और बोन्स। ये 4 पार्ट इसके इम्पोर्टेंट है, यही हमें पढ़ने हैं। अब आप देखो कार्टिलेज पर आ गए हम। पहले हम क्या पढ़ेंगे, कार्टिलेज। ये कार्टिएज लिखा है ना, ये कार्टिलेज है। ये क्या है, कार्टिलेज। इस तरीके से लिख लेना इसे। यहाँ पर ये डायग्राम आपको बनाना है तो इस तरीके से यहाँ कार्टिएज की तरह कार्टिलेज लिखना है आपको, ठीक है। हो जाती है मिस्टेक, प्रिंटिंग टाइपिंग प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, इसमें क्या है। दिस टिश्यू इज इलास्टिक। कार्टिलेज होता है कैसा होता है, इलास्टिक होता है, लेस हार्डर होता है, मतलब कम हार्ड होता है। ये एक तरह से सॉफ्ट होता है, जैसे मैंने आपको एक क्लास में बताया भी था। जो आपकी कान की जो बोन्स हैं, कान की जो हड्डियां हैं, कान की जो हड्डियां हैं वो इलास्टिक हैं, वो कार्टिलेज की बनी होती है। नोज भी कार्टिलेज की बनी होती है एज ए कम्पेयर टू द बोन्स, ठीक है, एज ए कम्पेयर टू द बोन्स। बोन्स की अपेक्षा ये कम हार्ड होती हैं और इलास्टिक होती हैं कार्टिलेज। इलास्टिसिटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रियन प्रोटीन, यानी कि इलास्टिसिटी किस वजह से है, कॉन्ड्रियन प्रोटीन की वजह से है। एक कॉन्ड्रियन प्रोटीन होती है जिसकी वजह से कैसे इलास्टिसिटी को बनाए रखती है, मतलब बनाए रखती है। सेल्स आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रियोब्लास्ट, और इन सेल्स को क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट बोलते हैं क्योंकि कॉन्ड्रियो प्रोटीन से बनी है, तो इसका नाम भी इसी के आधार पर रखेंगे, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ठीक है। विच आर वाइडली स्पेस, और ये कैसे होती है, जो कि वाइडली स्पेस को कवर करती हैं। एंड मैट्रिक्स इज रेनफोर्स्ड बाय द फाइबर्स, और जो इनका मैट्रिक्स होता है वो फाइबर्स युक्त होता है, यानी कि जो मैटर प्रचुर मात्रा में कैसा होता है, फाइबरस होता है। इट अकर्स, और ये पाया जाता है एट ए जॉइंट ऑफ बोन्स, बोन्स के जॉइंट पर, इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया, लैरिंग्स। ये एग्जांपल आपको याद रखने इम्पोर्टेंट है, यानी कि जहाँ पर जो बोन्स जॉइंट होती हैं वहाँ पर क्या होता है, कार्टिलेज होता है। और कार्टिलेज आपको पता है अगर ऐसा नहीं होगा तो हड्डियाँ घिस जाएंगी, और घिस जाएंगी तो फिर दर्द होगा, बैठा उठना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हर जॉइंट पर कार्टिलेज होता है, और सबसे पहले इसीलिए ये आया है, ठीक है। जॉइंट ऑफ बोन्स इन द नोज, नोज भी कार्टिलेज का बनता है, ईयर भी, ट्रैकिया भी, लैरिंग्स भी, याद रखना है ना। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, और ये क्या करती है, कार्टिलेज फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखती है। एंड ग्रेट टेंसिल स्ट्रेंथ, जिससे कि टेंसिल स्ट्रेंथ सही से काम कर सके, ठीक है। नंबर C, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, और इसी प्रकार रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं इसको, फाइब्रस टिश्यू भी कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, लिगामेंट एंड टेंडन। अब इसको भी देख लो। इट इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देखो ये आप कह रहा मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स, और आगे चल करके 2 भागों में बढ़ जाता है। नंबर 1, नंबर 2, येलो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू, पीछे वाले डायग्राम में हमने दिखाया था आपको, जिसको लिगामेंट कहते हैं। येलो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू देख लो इसको। दे आर वेरी इलास्टिक, ये कैसे होते हैं, वेरी इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक होते हैं मतलब सॉफ्ट होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द नेटवर्क ऑफ येलो फाइबर्स, किस वजह से, येलो फाइबर्स के नेटवर्क की वजह से, ठीक है। दे आर वेरी इलास्टिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द नेटवर्क ऑफ येलो फाइबर्स।
fibers in its matrix called as ligament which attached bone to bone, यानी कि bone to bone जहाँ जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, लिंगामेंट कहते हैं। तो आप एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, यहीं पे बता देता हूँ, है ना। तो आप क्या करेंगे, BLB ऐसे याद रखेंगे, बोन लिंगामेंट बोन, ठीक है। यानी कि बोन टू बोन कौन जोड़ के रखेगा, लिंगामेंट जोड़ करके रखेगा। बोन टू बोन हड्डी से हड्डी को जोड़ करके कौन रखता है, लिंगामेंट, ठीक है। और लिंगामेंट कैसा होता है, ये प्रेजेंस ऑफ द नेटवर्क येलो फाइबर्स होते हैं इसमें, ये याद रखेंगे, येलो फाइबर्स, ठीक है। लिंगामेंट में कहते हैं येलो फाइबर्स। और ये कैसे होते हैं, वेरी इलास्टिक होते हैं, वेरी इलास्टिक होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू टेंडन, ये कैसे होते हैं, ये तो येलो हो गए, लिंगामेंट कैसा हो गया, येलो हो गया, और टेंडन कैसा होगा, वाइट होगा। वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर, नो डाउट। दे आर वेरी लिटिल मैट्रिक्स, इसमें थोड़ी सी मात्रा में मैट्रिक्स होता है, कंटेनिंग अबंडेंट वाइट फाइब्रस फॉर्मिंग लेयर्स। और ये क्या करते हैं, कंटेनिंग अबंडेंट वाइट फाइब्रस फॉर्मिंग का निर्माण करते हैं, लेयर्स का निर्माण करते हैं। बंडल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड एज टेंडन्स। बंडल्स टिश्यू यानी जो टिश्यू है उनका जो बंडल बन जाता है उसको टेंडन्स कहते हैं, विच अटैच्ड मसल टू बोन। तो इसको कैसे करेंगे, MTB, इस तरीके से, मसल्स टू बोन। मसल्स टू बोन को कौन जोड़ कर रखेगा, ये टेंडन, T4 टेंडन, ठीक है। क्योंकि बीच का कार्य हो गया ना, जोड़ के रखने वाला बीच का ही तो होता है, इसीलिए बीच में रखे मैंने यहाँ पर, ठीक है। मसल्स टू बोन को जोड़ने वाला टेंडन, क्लियर। बस इतना याद रखना, इतना ही पूछा जाता है इसमें। चलो आगे चलते हैं। अब आप देखो यहाँ से दिख रहा होगा, आप यहाँ से लिख लेना वाले, मेरा MTB। इसको दोबारा से देख देता हूँ, आपको बता देता हूँ। बंडल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड एज टेंडन। इस प्रकार के टिश्यू के बंडल को क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। विच अटैच्ड मसल्स टू बोन, टू द बोन्स, यानी कि मसल्स और बोन्स को जोड़ने वाला कौन है, टेंडन्स, इसीलिए बीच में लिखा है, ठीक है। चलो आगे चल, आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ दोबारा से इस ओवरव्यू डायग्राम को। हमारा फ्लूइड हो गया, स्केलेटन हो गया, स्केलेटन के 4 पार्ट ये भी हो गए, ब्लड और लिम्फ हो गए। अब चलेंगे हम एरियोलर टिश्यू पर, फिर आएंगे एडिपोज पर, ठीक है। अब हम कहाँ चलेंगे, एरियोलर आ जाते हैं। गेरा एरियोलर टिश्यू, इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, बुक में और अच्छा दिया होगा, बुक से हेल्प लेकर के इस डायग्राम को बनाना है, क्योंकि ये सपोर्टिंग मटेरियल है तो इसमें अच्छे से डायग्राम नहीं बना हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं, एरियोलर टिश्यू को, ये कोलेजन फाइबर है, थिक है। ये कैसे होते हैं, थिक होते हैं, येलो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इलोंगेटेड फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, ये इलोंगेटेड फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, ठीक है। इसका एक ही कार्य है मैन, वो ये रहा, दिस टिश्यू फिल्स स्पेस इनसाइड ऑर्गन, यानी कि ऑर्गन के अंदर के स्पेस को क्या करता है, फिल करता है। एंड इज फाउंड बिटवीन, और ये कहाँ पाया जाता है, किसके बीच में पाया जाता है, स्किन एंड मसल्स, ये याद रखेंगे। तो आपको क्या करना है, स्किन करना एस, किसके बीच में, एरियोलर है, मतलब ए, एम मतलब एम, साम का मतलब हो गया स्किन, एरियोलर, मसल्स। तो ये क्या हो गया, यानी कि ये जो है आपका एरियोलर टिश्यू कहाँ पाया जाएगा, स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाएगा, यानी कि जो बीच में लग रहा है वो बीच में उसका टिश्यू का नाम है, ठीक है। मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स, और इसके चारों ओर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, नर्व्स पाई जाती हैं, एंड इन द बोन मैरो, यानी कि बोन मैरो के अंदर ये सारी घटनाएं होती है।
ठीक है। वो बोन मैरो कहाँ होती है? हड्डियों के बीच में बोन मैरो होती है, ठीक है। इसको मैं और क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा बढ़िया तरीके से। अब आता है आपका एडिपोज टिश्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। इसको कहते हैं एडिपोसाइट्स, ये वाले, यानी कि हमारी स्किन के अंदर एक वाइट परत की लेयर होती है, वही लिखा है, यानी वाइट एडिपोज सेल्स। इसको क्या कहते हैं? एडिपोसाइट कहते हैं। जो वाइट कलर की होती है तो भाई वो क्या होती है? एडिपोज होती है, यानी कि वो फैट को एब्जॉर्ब करने वाली लेयर होती है, ठीक है। ये एडिपोज टिश्यू हो गए। दो कार्य दे रखे हैं इसके। दीज आर ओवल एंड राउंड सेल्स, दीज आर ओवल शेप्ड होती है एंड राउंड सेल होती है, मतलब अंडे के आकार की और राउंड यानी गोल आकार की, दोनों तरह की हो सकती है एडिपोज टिश्यू। दीज आर ओवल एंड राउंड सेल्स तो ये किस शेप से, हाँ किस शेप की हो गई है? ओवल शेप एंड राउंड शेप, फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स, और ये किससे भरी होती हैं? फैट ग्लोब्यूल्स, यानी ग्लोब्यूल्स मतलब बूंदे, फैट की जो बूंदे होती हैं उनसे भरी होती हैं, जिनको क्या कहते हैं? एडिपोसाइट्स कहते हैं। दिख रहा होगा आपको अच्छे से? ये दिख रहा है बिल्कुल सही, एडिपोसाइट्स कहते हैं। और ये किससे भरी होती हैं? फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। इट इज फाउंड इन सबक्यूटेनियस लेयर, और ये कहाँ पाई जाती है? सबक्यूटेनियस लेयर बिलो द स्किन। मैंने अभी बताया ना, स्किन के अंदर एक लेयर होती है, इसका नाम क्या होता है? अब नाम भी पता चल गया, सबक्यूटेनियस लेयर। और ये क्या करती है? फैट का अब्जॉर्प्शन करती है अराउंड द हार्ट, स्किन के नीचे पाई जाती है, हार्ट के अराउंड होती है, ब्रेन के अराउंड होती है ना, और आई बॉल्स के नीचे होती है। हमारी जो आंखों का आई बॉल्स होता है उसके नीचे भी ये सबक्यूटेनियस लेयर पाई जाती है। तो एग्जाम्पल याद रखेंगे, पहली बात आपको समझ में आ गया, एग्जाम्पल को याद रखेंगे, ठीक है ना? ठीक, तो एग्जाम्पल कौन से हैं? बिलो द स्किन, अराउंड द हार्ट, ब्रेन एंड बिलो द आई बॉल्स, ठीक है। इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। तो ये एक्ट मतलब कार्य करती है ना, यानी कि जो एडिपोज टिश्यू है किसकी तरह कार्य करेगा? इंसुलेटर की तरह कार्य करेगा। एंड प्रिवेंट, और ये प्रिवेंट मतलब सुरक्षा करेगा किसकी? लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी से हीट का लूज मतलब लॉस नहीं होने देता, यानी कि हमारी अंदर का जो टेम्परेचर है उसको बाहर नहीं निकलने देता। और जो इसके फायदे भी हैं तो नुकसान भी कहीं ना कहीं है, ठीक है। तो ये इंसुलेटर की तरह कार्य कर रहा है और ये प्रिवेंट कर रहा है हमारी हीट को बचाए रखने में, ठीक है, यानी कि आपको ये ठंड नहीं लगने देगा। अब आता है मस्कुलर टिश्यू। अब आपको फिर से मैं वही डायग्राम दिखा रहा हूँ, ओवरव्यू डायग्राम। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं मस्कुलर टिश्यू। अब हमारे पास क्या बच रहा है? एक मस्कुलर टिश्यू बच रहा है और नर्वस सिस्टम बच रहा है। मस्कुलर टिश्यू को देख लेते हैं, ये थोड़ा लंबा भी है बड़ा भी है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ये रहा मस्कुलर टिश्यू, यानी कि जहाँ हमारी मसल्स हैं वहीं मस्कुलर टिश्यू है, जहाँ हमारी मसल्स वहीं मस्कुलर टिश्यू है ना। ये तो और अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। मूवमेंट्स लार्ज ब्रॉट अबाउट इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एक बड़े लेवल पर क्या करती है? मूवमेंट कराती है ना। हाथ की मसल्स हो गई, पैरों की मसल्स हो गई, मतलब हमारी बॉडी की जितनी भी मसल्स हैं वो एक तरह से बड़े लेवल पर क्या करता है? मूवमेंट करने का कार्य करता है ना। तो हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू, वो किसकी हेल्प से कर पाते हैं? मस्कुलर टिश्यू। देखो आगे डायग्राम भी है, देखो आप कैसे डायग्राम आपको सारे समझ में आ जाएंगे। तो देखो
ठीक है। ये देखो स्केलेटल मसल है, ये यहाँ से मिटा हुआ है, दिख नहीं रहा। ये कार्डियक मसल है, हार्ट की मसल है। ये क्या स्मूथ मसल्स है, ये आपकी क्या है स्टमक है। ये यहाँ से नाम मिटे हुए हैं, इनका दिख नहीं रहा, बुक से हेल्प करके इनका लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको देख लो। दे आर लॉन्ग फाइबर लाइक, ये कैसी होती है, लंबी होती हैं, फाइबर लाइक होती हैं। सेल्स कॉल्ड मसल्स फाइबर, इनको क्या कहते हैं, मसल्स फाइबर कहते हैं। दे आर कैपेबल, और ये कैपेबल होती हैं ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मतलब कंट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना और रिलैक्सेशन मतलब फैलना। ठीक है, तो ये हेल्प करती है इसमें। दे आर कैपेबल ऑफ कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बिकॉज, क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, क्योंकि ये किसकी बनी होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की बनी होती हैं, जिस वजह से इसमें क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। और कंट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन कौन सी हैं, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन। ये यहाँ से आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा एक्टिन एंड मायोसिन का फंक्शन। आप कहेंगे कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं ये, और ये कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं, कैपेबल की क्षमता रखती हैं। ठीक है, याद रखेंगे ना, हाँ याद रखेंगे। टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, अब देखो मस्कुलर टिश्यू कितने प्रकार के हैं, स्केलेटल, कार्डियक, स्मूथ। पहले देख लो यहाँ पर स्ट्रेटेड मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स। दिस मसल्स शोज अल्टरनेट, ये मसल्स क्या शो करती हैं, अल्टरनेटली लाइट एंड डार्क बोन्स हैंड्स। द नेम इज स्ट्रिप्ड और स्ट्रेटेड मसल्स, है ना। ये मसल्स क्या शो करती हैं, अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, लाइट एक के बाद लाइट, फिर डार्क, डार्क हो जाएगा, फिर लाइट हो जाएगा, फिर डार्क हो जाएगा, फिर लाइट हो जाएगा। इस तरीके से स्ट्रेटेड मसल्स कार्य करती रहती है, और इसका नाम क्या रख दिया, स्ट्रिप्ड एंड स्ट्रेटेड मसल्स। ये तो पता ही है, क्लियर, बिल्कुल सही। दे आर आल्सो कॉल्ड एज वॉलेंट्री मसल्स, ये कैसी होती हैं, वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। अब इस मसल्स के आधार पर ये वॉलेंट्री है, एक होता है इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री ये ऐसे कैसे आ जाएगा यहाँ पर, इनवॉलेंट्री मसल्स, है ना। वॉलेंट्री हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करे, इनवॉलेंट्री जो हमारी इच्छा के अगेंस्ट कार्य करे, है ना। जैसे देखो यहाँ से पढ़ देते, दे आर आल्सो कॉल्ड एज वॉलेंट्री मसल्स, यानी कि जितनी भी मसल्स के डायग्राम आपको दिखाए हैं ये वाले, ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य, ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा, ये नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा। यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार जो कार्य करते हैं वो वॉलेंट्री होती हैं, और जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता वो इनवॉलेंट्री होती है। हार्ट का धड़कना हमारी इच्छा के अनुसार तो करेगा नहीं, है ना। लैट्रिन टॉयलेट का आना, ये भी हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करेगा, है ना। नहीं तो तुम रोक के पड़े रहोगे, फिर क्या मतलब है तुम्हें टॉयलेट और लैट्रिन करने का। इसीलिए यहाँ पर क्या होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, और जब भी इनका कार्य आ जाएगा आपको जाना ही पड़ेगा। बिकॉज दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ वंस विल, ठीक है। इसका मतलब वही है जो मैंने अभी बताया है। मसल्स फाइबर और सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच्ड। मसल्स फाइबर्स होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। इन मसल्स में क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, जिन वजह से इसको क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। और ये कैसी होती है, अनब्रांच्ड होती है, ब्रांच्ड नहीं होती, सीधी एक लाइन में चलने वाली होती है एक तरह से। ईच फाइबर्स इज इनक्लोज्ड, और ये फाइबर्स बंधे होते हैं, इनक्लोज होते हैं बाय थिन मेम्ब्रेन, एक पतली सी संरचना के द्वारा, विच इज कॉल्ड सैक्रोलेमा। ये क्वेश्चन भी यहाँ से आता है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये सैक्रोलेमा। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा ये सैक्रोलेमा क्या है, ये
यह ईच फाइबर्स इज इंक्लूड बाय द थिन मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड सैक्रोलेमा। सैक्रोलेमा। साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सैक्रोप्लाज्म। हाँ, इस सैक्रोलेमा के अंदर जो फ्लूइड होगा, जो लिक्विड होगा, उसको क्या बोलेंगे? सैक्रोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात। अब लास्ट पॉइंट है इसका, दीज मसल्स गेट दीज मसल्स गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट। जब ये मसल्स थक जाती हैं, टायर्ड मीन थक जाना, और तो फिर इनको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है और फिर ये रेस्ट मांगती है और आराम से सो जाते हो फिर तुम लोग, है ना। चलो आगे चलते हैं, आगे कौन सी मसल्स आएगी। अब है आपकी कार्डियक मसल्स। दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स। ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। अभी बताया मैंने जैसे आपको, हमारा जो हार्ट है उसमें कार्डियक मसल्स होती हैं, और कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य करती हैं। हम जो चाहेंगे ऐसा तो होगा नहीं, है ना। हम उस हार्ट को धड़कना थोड़ी ना रोक सकते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार थोड़ी ना कार्य करेगा, वो नहीं करेगा। तो ये ऐसी इनवॉलेंट्री सेल्स या मसल्स कहाँ पाई जाएंगी? कार्डियक मसल्स में। ठीक है, ओके आगे चलते। ओनली फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट। ये हार्ट की वॉल्स में ही पाई जाती हैं, केवल जो हार्ट की वॉल्स होती हैं साइड वाली, उनमें पाई जाती हैं बस। दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड। एक कोश की होती हैं, मतलब एक न्यूक्लियस होता है, एक कोश के नहीं। दे आर यूनिन्यूक्लिएट, एक न्यूक्लियस होता है बस। एंड ब्रांच्ड होती हैं। कैसी होती हैं? ब्रांच्ड होती हैं। जब आप हार्ट का डायग्राम बनाएंगे तो ब्रांच की तरह बनेगा, है ना। ब्रांच आर यूनाइटेड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, ब्रांच्ड आर यूनाइटेड होती हैं, संगठित होती हैं, किसके द्वारा? बाय इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, इन दीज मसल्स, इन मसल्स में रिदमिक कंट्रैक्शन होता है, मतलब रिदमिक धड़कना जिसे कहते हैं। और वो एक मतलब कंटिन्यूएशन अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्या होता है? रिदमिक होते हैं। रिदमिक कंट्रैक्शन उनमें होता ही रहता है ना। जब हार्ट धमकता है तो क्या करता है? एक बार संकुचित होता है, एक बार फैलता है, संकुचित होता है, फैलता है। इस तरीके से हार्ट ऐसे मुट्ठी नुमाई होता है एक तरह से। ये कब ऐसे करो, ऐसे ऐसे करता रहेगा वो, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो इस तरीके से कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन उसमें होता रहता है, रिदमिक है उसका, ये कंटिन्यू वर्क है इसका। ये अकर्स थ्रू आउट द लाइफ एंड नेवर गेट टायर्ड। और ये जब तक लाइफ है तब तक ये ऐसे ही कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता रहेगा, और ये कभी थकता भी नहीं है ना। नेवर गेट टायर्ड। और ये जो हार्ट है आपका कभी थकने वाला तो है ही नहीं। और जिस दिन थक जाएगा, रुक जाएगा, तो उसी दिन तुम भी रुक जाओगे। इसीलिए ये कभी थकने वाला नहीं होता। सी है इसका, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स और स्मूथ मसल्स। ठीक है, दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स आल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स। जैसे हमारी किस्म होती हैं, स्टमक में होती हैं, एग्जाम्पल लिख लेंगे स्टमक। ठीक है, दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स आल्सो कॉल्ड एज स्मूथ मसल। ठीक है, दीज मसल्स फाइबर आर यूनिन्यूक्लिएटेड। इनमें भी क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है एंड स्पिंडल फाइबर्स होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है। ठीक है, दे आर नॉट इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। और ये इनक्लोज नहीं होता किसके द्वारा? मेम्ब्रेन के द्वारा। क्यों? क्योंकि लेकिन मैनी फाइबर्स आर जॉइंटेड टुगेदर। इसमें क्या होता है? बहुत सारे फाइबर्स जॉइंट होते हैं एक साथ, इस वजह से इनक्लोज्ड नहीं होता है। ठीक है, तो टुगेदर इन बंडल्स दे कॉन्स्टिट्यूट इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, सी पर चल रहे हैं अब हम। नॉन स्टेटेड मसल्स और स्मूथ मसल्स, दे आर इनवॉलेंट्री, ये हो गया था। दीज मसल्स फाइबर आर यूनिन्यूक्लिएट एंड स्पिंडल शेप्ड, ये भी हो गया था। दे आर नॉट इनक्लोज, ये भी हो गया था। और बंडल्स हैं हाँ इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, ये भी हो गया था। सच, हाँ यहाँ से है, सच मसल्स आर फाउंड
इन द वॉल्स ऑफ स्टमक, ये कहाँ पाई जाती है मसल्स? स्टमक की वॉल्स में, इंटेस्टाइन में, यूरिनरी ब्लैडर में, और ब्रोंकाई में, और आइरिस ऑफ आई, आँख की जो पुतली होती है उसमें भी। ब्रोंकियाई यानी कि ब्रोंकियाई मतलब लंग्स का जो एल्वोलाई होती हैं, और एल्वोलाइन की जो ट्यूब होती है उसको ब्रोंकाई कहते हैं। और ये यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पर हमारा टॉयलेट इकट्ठा होता है वो, उसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। इंटेस्टाइन आप जानते हैं, स्टमक आप जानते हैं, यहाँ पर ही हमें ये पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको नॉन स्ट्रेटेड मसल्स और स्मूथ मसल्स के एग्जाम्पल के लिए याद रखेंगे। फिर है पेरिस्टाल्टिक फोर्स या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपकी कहाँ लगेगा? ये लगेगा फूड पाइप में। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन एलिमेंट्री कैनाल आर ब्रॉट अबाउट बाय स्मूथ मसल्स, है ना? आपको दिख रहा होगा, ये स्मूथ लिखा हुआ है ना। देखो ये जो मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज इन एलिमेंट्री कैनाल, इसको फूड पाइप हम जिसे कहते हैं, फूड पाइप। ठीक है, जो फूड पाइप होता है वहाँ पर जब आप खाना खा रहे होते हैं तो ये फोर्स लगता है, यानी कि ये मूवमेंट होता है। अगर ये मूवमेंट नहीं होगा तो आपके जो खाना है ये फूड पाइप में अटक जाएगा, नीचे तक नहीं लाएगा, है ना। कभी कभी क्या होता है, आप लेट करके भी खाना खाते हैं फिर भी आपके वो स्टमक में ही जाता है। भाई वो स्टमक में इसीलिए जाता है क्योंकि वहाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लगता है फूड पाइप के बाहर से, और वो ये मूवमेंट आपके खाने को सीधा स्टमक में ले जा करके छोड़ता है ना। अब समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो खाना आप लेट करके खाते तो उल्टा वापस हो जाता, है ना। आप लेट करके खाओ, खड़े होकर के खाओ, है ना, कैसे भी खाओ, खाना आपके स्टमक में ही जाएगा इस मूवमेंट की वजह से। तो ये मूवमेंट कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये मूवमेंट किस में होता है, तो आप एलिमेंट्री कैनाल या फूड पाइप कुछ भी एग्जांपल देंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, या ये देंगे या जो भी ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। क्लियर है ना। अब आ गया आपका नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यू। मैं इस डायग्राम की बात करता था, इस डायग्राम की बात करता आप, और आपको ये डायग्राम बिल्कुल बुक में से जहाँ भी अच्छा डायग्राम मिले वहाँ से आपको ये बनाना है, ठीक है। तो देख लो, ये सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी, ये न्यूक्लियस, और ये एक्सोन जहाँ से ये जुड़ा है, और ये माइलिन शीथ कवरिंग है, ये ऐसे, इसको क्या कहते हैं? माइलिन शीथ कहते हैं, ठीक है। और यहाँ एक्सोन टर्मिनल, ये इंड पार्ट हो गया, इंड पार्ट हो गया, इसको क्या बोलेंगे? एक्सोन टर्मिनल या नर्व इंडिंग। और ये जो ऐसे देख रहे हैं आप ब्रांच्ड शाखाएं देख रहे हैं, ये डेंड्राइट्स है, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर करना बहुत आसान है। बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये जो पार्ट है इसको साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं आप, या सेल बॉडी भी कह दो। ये एक्सोन है, ये क्या है? ये एक्सोन के बाहर की जो लेयर है ये माइलिन शीथ है, और ये अंदर वाला ये जो पोर्शन है ये एक्सोन है, और ये एक्सोन का टर्मिनल इंड है, इसको नर्व इंडिंग भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो आप देख लेते हैं इसमें, दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू है भाई, ये बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, ड्यू टू विच द एनिमल्स आर एबल टू, है ना, एनिमल्स आर एबल टू परसीव एंड रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुली, यानी कि आपके अंदर जो स्टिमुलेशन होता है ये इस नर्वस टिश्यू या इस नर्व रिंग, नर्व इंडिंग की वजह से होता है। यानी कि आपके अंदर से जितनी भी सूचनाएं जाएंगी, ब्रेन से जितनी भी सूचनाएं जिस बॉडी ऑर्गन को जाती हैं वो कार्य करता है ये। ब्रेन से क्या हुआ? स्टिमुलेट हो गया, और लेकर के आएंगे ये, ठीक है। ये वाली लाइन इसने ये बोला, ये वाली लाइन क्या कह रही है? देयर फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड एज नर्व कॉल और न्यूरॉन,
इसकी फंक्शनल यूनिट क्या है? नर्व सेल या न्यूरॉन, नर्व सेल या न्यूरॉन। वैसे न्यूरॉन को भी पूछा जाता है, आपसे पूछेगा नर्वस टिश्यू का यूनिट क्या है, नर्वस टिश्यू की यूनिट बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा न्यूरॉन। न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन। सेल बॉडी साइटोन, ये जो सेल बॉडी है ये साइटोन है, और ये कवर्ड किससे रहती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है आपकी क्या? साइटोन, सेल बॉडी। सेल बॉडी लिखा है, ठीक है ना, ओके। शॉर्ट हेयर लाइक एक्सटेंशंस, शॉर्ट हेयर लाइक एक्सटेंशंस राइजिंग फ्रॉम साइटोन। आपने देखा जो हेयर लाइक जो देख रहे हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये किससे निकले हैं? साइटोन से ही तो निकले हैं, है ना, साइटोन से निकले ये। और इनको क्या बोलेंगे? डेंड्रॉन बोलेंगे या डेंड्राइट्स बोलेंगे, डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स, बात एक ही है। विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डेंड्राइट्स। यानी कि अब देखो यहाँ से भी थोड़ा सा समझ लो, ये आपका सेल बॉडी है, यहाँ से ये यहाँ तक जो निकला ये तो हो जाएगा डेंड्रॉन। अब यहाँ से जो शाखा में डिवाइडेड हुआ, बहुत सारी शाखाओं में ऐसे, ये बोला जाएगा डेंड्राइट्स। ये क्या बोला जाएगा? ये डेंड्राइट्स बोले जाएंगे, ठीक है, हाँ। यानी कि ये यहाँ तक जो गया, इस सेल बॉडी से यहाँ तक जो गया, जो विभाजित नहीं है किसी भी शाखा में, ये तो हो जाएगा डेंड्रॉन। और ये डेंड्रॉन आके चल करके ये ऐसे पार्ट में डिवाइड हो रहा है, शाखाओं में, ब्रांच्ड में विभाजित हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तब ये बोला जाएगा डेंड्राइट। क्लियर हो गया होगा, है ना, समझने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा क्लियर। फॉर एक्सोन इज लॉन्ग, एक्सोन को होता है, ये लॉन्ग होता है, टेल लाइक होता है, सिलेंड्रिकल होता है, प्रोसेस विद फाइन ब्रांच, और आगे चल करके ये ब्रांचों में डिवाइड हो जाता है। एट द एंड एक्सोन इज कवर्ड बाय ए शीथ, और ये जो एंड होता है इसका ये कवर्ड हो जाता है एक माइलिन शीथ से, ठीक है। अब यहाँ से लास्ट पॉइंट बच रहा है इसका, नेवर एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन इज वेरी क्लोजली प्लेस्ड टू द डेंड्रॉन्स ऑफ another neurons to carry impulse from one to another neurons in the form of electrochemical waves, है ना। This close proximity is called synapses। यानी कि आप देखेंगे यहाँ से, पहले डायग्राम पर ले आता हूँ आपको। यहाँ पर ये क्या है? इंड पार्ट है इसका, एक्सोन टर्मिनल इंड है ये। यहाँ से फिर दूसरी सेल इसी तरह की, दूसरी सेल, दूसरी नर्व या दूसरी नर्वस टिश्यू दूसरा स्टार्ट हो जाएगा इसी तरह का। और बीच में एक गैप होता है ऐसे, जैसे यहीं से समझा देता हूँ मैं, ऐसे इस तरह से गैप हो गया। यहाँ से फिर ये दूसरी सेल यहीं से स्टार्ट हो जाएगी ऐसे, यहाँ इसके डेंड्राइट्स आके लगेंगे, और फिर यहाँ पर क्या होगा? ये न्यूक्लियस हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरा सेल दोबारा से बन जाएगा। यहाँ जो गैप बना हुआ है, इस गैप को कहते हैं सिनेप्सिस, सिनेप्सिस, ठीक है, सिनेप्स कहते हैं या सिनेप्सिस कहते हैं, ठीक है। और इस सिनेप्स में क्या होता है? केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल मटेरियल भरा होता है, यानी कि केमिकल मटेरियल भरा होता है। इस केमिकल मटेरियल की वजह से ही हमारे जो इम्पल्स जो लेकर के आते हैं सूचना, वो अगली नर्व्स में पहुंचाते हैं। और इस तरीके से पूरी बॉडी में इसी तरीके से नर्व्स फैली हुई हैं, और ये ऐसे ही हमारी यहाँ से अंदर से सूचनाएं आती हैं, और इस केमिकल सबस्टेंस के आकर के यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि एक करंट प्रोवाइड होता है, और ये करंट जब प्रोवाइड होता है तो ये सूचना अगली वाली सेल को दे देता है। ये कह रहा है ये वाली लाइन, अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो नेवर एंडिंग ऑफ द न्यूरॉन, कभी इसका एंडिंग नहीं होता है। वन न्यूरॉन इज वेरी क्लोजली प्लेस्ड टू द डेंड्रॉन्स एनोदर न्यूरॉन, यानी डेंड्रॉन्स के बाद फिर एक अलग से दूसरी न्यूरॉन्स आ जाएगी, और वो क्या करेगी? कैरी इम्पल्स फ्रॉम द
फ्रॉम वन टू अनदर न्यूरॉन्स। इस तरीके से न्यूरॉन क्या करेंगे, एक दूसरे से सूचना को, यानी कि इम्पल्स जो भी आ रहे हैं, इम्पल्स, संवेग, आवेग जितने भी आ रहे हैं वो नेक्स्ट न्यूरॉन को भेज दिए जाएंगे द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल केमिकल वेव्स के द्वारा। दिस क्लोज प्रोक्सिमिटी इज कॉल्ड सिनेप्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारे चैनल को क्या करेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब, है ना, इसकी ज़रूरत है आप लोगों को। ठीक है, आज यहीं तक ख़त्म हो गया हमारा ये एनिमल टिश्यू, और आप नोट्स बनाएंगे अच्छे से, और जो भी डाउट होगा आप उससे मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। क्लियर? ओके, बाय।